बच्चे आज का अपना टॉपिक है वॉटलेस करंट और आइडल करंट। वॉटलेस का मतलब समझ में आता है, वॉट समझ में आता है हमें। वॉट क्या था? वॉट बेसिकली हमारे पास क्या था बच्चे? पावर की यूनिट। वॉटलेस का मतलब क्या हुआ? जहां पावर नहीं है। तो ऐसी करंट जहां पावर नहीं है उसका मीनिंग क्या बना? ये हमारे पास टॉपिक है वॉटलेस करंट में। बेसिकली हम क्या बात करते हैं बच्चे इसके अंदर कि करंट जो है, जब हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका कोई एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो किसी तरीके की पावर कंज्यूम ना करे। दैट कंपोनेंट व्हिच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट और आइडल करंट। समझ में आ रहा है ये? हम क्या बात कर रहे हैं? वॉटलेस करंट बेसिकली उस करंट के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी मेंटेनेंस के लिए किसी तरीके की पावर कंजम्पशन नहीं कराएगा। अब ये अपनी मेंटेनेंस के लिए पावर कंजम्पशन का मतलब क्या? देखो, अगर हम यहां पे एक काम करते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो, हमारे को एक चीज पता है बच्चे इसके अंदर, जब हमने आरएलसी सर्किट बनाया था तो अपने को आरएलसी सर्किट के अंदर पता है अगर करंट यहां पे है तो ईवी जो था वो हमारे पास यहां आया था। और जो मैंने पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखा था, ईवी आईवी कॉस फाई था, जो फाई एंगल यहां बन रहा था। ये पता है सबको? पावर कंजम्पशन का जो फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला ईवी आईवी कॉस फाई था, इसके अंदर कॉस फाई हमारे पास पावर फैक्टर था। ये पता है सबको? अब इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं करंट के हिसाब से, करंट कहां है हमारे पास? ये वाली वैल्यू। अब इस करंट को अगर मैं ईवी के साथ कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूं तो क्या होगा? एक कंपोनेंट करंट का आएगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर, और एक आएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे ही आएगा। अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूं, मैं किसको? आई की वैल्यू को, तो ये क्या आया? आई साइन फाई और आई कॉस फाई। इसमें किसी को दिक्कत? ये बात समझ में आई है? ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया? करंट को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ठीक है, अब जब मैं करंट को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूं तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखो, हमने अपने को ये पता चल गया बच्चे हमने क्या किया, जो करंट है उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट के अंदर। अब जब आईवी की वैल्यू हमारे पास, जो ये आईवी है, इसकी वैल्यू को मैंने आईवी कॉस फाइव और आईवी साइन फाइव के अंदर रिजॉल्व किया। तो अब एक बात देखो जरा, यहां पर अपने पास जो ये आईवी कॉस फाइव कंपोनेंट है, ये ईवी के साथ कितने एंगल पे है? जीरो पे। तो अगर मैं सिर्फ इस कंपोनेंट की पावर कंजम्पशन निकालूं तो क्या निकलेगा? ईवी आईवी कॉस फाइव टाइम्स कॉस जीरो डिग्री निकलेगा कि नहीं? कॉस जीरो का लॉजिक समझ में आया? अगर मैं इस पूरी वैल्यू को ही करंट की तरह ट्रीट कर लूं, मान लो I1 नाम रख लिया, तो पावर कंजम्पशन जो फर्स्ट के लिए निकलेगी, ईवी I1 कॉस जीरो निकला कि नहीं? दोनों के बीच में क्या है? एंगल जीरो डिग्री का है। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसमें जो हमारे पास पावर कंजम्पशन आएगी, ईवी आईवी कॉस फाइव, पूरा पूरा निकला कि नहीं है? लेकिन अगर यही चीज मैं इस कंपोनेंट के लिए करूं जो साइन कंपोनेंट है, तो इसमें ईवी और इस कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री का। मान लो इसका नाम मैंने I2 रख लिया ऐसी, तो पावर कंजम्पशन कितनी निकलेगी? ईवी टाइम्स I2 कॉस ऑफ 90। ये क्या हो गया? जीरो। तो करंट के इस कंपोनेंट के लिए पावर कंजम्पशन कितनी निकली? जीरो। तो करंट का एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी पावर कंजम्पशन जीरो रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? वॉटलेस करंट। समझ में आया बच्चे? सिंपल बात है। तो हमने यहां पे क्या करा है, जब हमने आईवी को रिजॉल्व किया बच्चा इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आईवी को हमने क्या किया? दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब रिजॉल्व किया तो हमने देखा आईवी साइन फाई इज परपेंडिकुलर टू ईवी एंड आईवी कॉस फाई इज एट जीरो डिग्री विद ईवी, है ना? तो पावर कंजम्पशन की जो हमने वैल्यू निकाली वो क्या निकली? कॉस जीरो के साथ। जो अभी किया हमने, एक में निकला ईवी आईवी कॉस फाइव, और जो साइन कंपोनेंट के लिए निकली वो क्या निकल गई है? वैल्यू जीरो। तो उसमें आईवी साइन फाइव को हम क्या कहेंगे? आइडल कंपोनेंट और वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ एसी, एंड आईवी साइन फाइव डू नॉट मेक कंट्रीब्यूशन टू द कंजम्पशन ऑफ पावर इन द एसी सर्किट. Hence, this type of current is known as wordless current or idle current.
समझ में आ गई ये बात? सिंपल है बच्चा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी बहुत है, लेकिन बहुत रेलेवेंट सा टॉपिक है, बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है वाटरलेस करंट का। डन है। इसके बाद हमारा बच्चे जो टॉपिक आता है वो आता है जनरेटर। एसी जनरेटर या एसी डायनामो, देखो सिंपल सा एक फंडा समझते हैं पहले। मोटर का कंसेप्ट समझ में आता है सबको। मोटर के अंदर क्या था? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम टॉर्क, है ना, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम ये वाला। भाई जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, अगर सिंपल कंडक्टर है तो उस पर फोर्स लगेगी, लेकिन अगर एक लूप बना देते हैं तो उसके ऊपर क्या बन जाता था? हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्सेस आ रहे थे, और जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है? ट्विस्ट आता है, बेसिकली टॉर्क क्रिएट हो जाता है और वो घूम जाता है। ये क्या थी? मोटर। हमने करंट दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप में, तो उस पर टॉर्क लगी। जनरेटर में क्या होता है? हम खुद उसे घुमाएंगे। whenever there is a relative motion between a conductor and magnetic field, EMF is generated. बात समझ में आई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि whenever there is a rate of change of flux linked with the coil, an EMF is induced. होता है कि नहीं? तो जो हमारा जनरेटर है उसका सीधा यही प्रिंसिपल है। हमें किसी भी तरीके से कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स को चेंज करना है। कैसे करो? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा, बीच में कॉइल है, कॉइल को विंड मिल से कनेक्ट कर दिया, टर्बाइन से कनेक्ट कर दिया, मल्टीपल मेथड्स हैं जिससे भी वो कॉन्टिन्यूअसली रोटेट होता रहेगा। रोटेट होता रहेगा तो उसके साथ फ्लक्स लिंकेज चेंज होती रहेगी, फ्लक्स लिंकेज चेंज होती रहेगी तो उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा, जिसको हम जनरेटर कहते हैं। यही चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है बेसिकली। तो एसी जनरेटर और डायनामो हमारे पास क्या है? एन एसी जनरेटर or dynamo is a machine which produces alternating current energy from mechanical energy, and it is designed by Nikola Tesla. Principle: an AC generator or dynamo is based on the phenomena of electromagnetic induction, that is, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is induced in the coil, and the direction of current induced is given by Fleming right hand rule. ये भी याद है सबको? क्या याद रखना है? मोटर में क्या लगता है? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, और जनरेटर में क्या लगता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। याद रहेगा? मोटर में क्या था? किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा तो उस पर फोर्स लगी। जनरेटर में क्या है? किसी एक्सटर्नल फील्ड में कॉइल के ऊपर फोर्स लगाई तो उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। समझ में आई है? मोटर में लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर में राइट हैंड रूल। डन है। अब हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन। सिंपल सा देखो बच्चे, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो मोटर और जनरेटर अपने को पता है क्या होता है। मोटर पता है एटलीस्ट, जनरेटर नहीं देखा है शायद किसी ने, लेकिन हमने मोटर को बहुत ढंग से समझा हुआ है, देखा हुआ है। मोटर पता है सबको क्या थी? मोटर के अंदर हमारे पास ये देखा हुआ है, ये मैकेनिज्म पता है सबको क्या था इसके अंदर? मैंने ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से रखा हुआ, इसमें ब्रशेस वगैरह नहीं है अभी, ठीक है। ये अपने पास क्या है देखो जरा, ये जो है इसके अंदर ये दिख रहे हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे से, ये जो हमारे पास ब्लैक कलर के हैं बच्चे, ये सारे क्या हैं? ये अंदर जो ये चिपके हुए हैं ये सारे मैग्नेट्स। इस मैग्नेट के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है? ये। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये कॉइल्स दिख रही है तुम्हें कैसे हैं? ये कॉइल्स को अगर ध्यान से देखो तो ये एक लूप जा रहा है, इधर से घूम के इधर दिख रहा है, ये लूप यहां से जा रहा है और ये पीछे से घूम के ऐसे आ रहा है। क्लियरली देख पा रहे हो? ये जो हमारे पास लूप है वो कैसे? ऐसे। तो अब रेक्टेंगल का कंसेप्ट समझ रहे हो कि हम रेक्टेंगुलर लूप कैसे रख रहे हैं? एक तरह से ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है इसको मैं किसके अंदर रख रहा हूं बच्चे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, अगर मैं इसे घुमाऊंगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसे मैं घुमा रहा हूं कॉन्टिन्यूअसली, तो घुमाऊंगा तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब जब मैं हाथ से घुमा रहा हूं तो बहुत कम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, जितना तेज मैं इसे घुमाता जाऊंगा उतना ही तेज इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा। ये सीधा सा लॉ है, अपना पता है ना? जो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो ईएमएफ जितना इंड्यूस होना है। अब मजे की बात क्या, ये जनरेटर है ही नहीं मेरे पास, ये है क्या? मोटर। इसका मतलब मोटर और जनरेटर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर इसका एक बेसिक, बहुत बेसिक एग्जांपल तुम्हें समझना है, किसी के पास रिमोट कंट्रोल कार है घर पे, बचपन में हो, किसी छोटे बच्चे की हो, अगर देखो रिमोट कंट्रोल कार का कंसेप्ट क्या होता है? रिमोट कंट्रोल कार के अंदर हम सेल डालते हैं, ऑन करते हैं, रिमोट से चलाते हैं।
वो जरूरी नहीं है कि वो रिमोट से ही चलने वाली हो, बेसिकली ज्यादातर सेल वाली कार रिमोट से ही कंट्रोल हो रही है। तो मेन हमारा कंसेप्ट क्या है, रिमोट को रखो साइड में, गाड़ी को देखते हैं। गाड़ी के अंदर हमने दी इलेक्ट्रिसिटी, किसके थ्रू, बैटरी लगा के, ऑन किया, टायर घूमना शुरू। अब एक काम करो, बैटरीज निकाल देना, स्विच ऑन करा, सिर्फ बैटरीज नहीं है, और उसको पकड़ना और हाथ से ड्रैग करना, टायर घूमने चाहिए। तो तुम देखोगे ज्यादातर 99% रिमोट कंट्रोल कार्स के अंदर, बल्कि 100% में एलईडीज लगी होती हैं, ग्लो करती हैं जब चलते हुए। अब वहां कोई पावर सोर्स नहीं है, तो तुम्हारे हाथ से चलाने से एलईडीज ग्लो करेंगी। अगर हाथ से चलने से एलईडी ग्लो कर रही है, मतलब वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। वो क्यों हुई है, क्योंकि अब जो मोटर थी उसी को तुमने जनरेटर का काम करवा दिया। उसके अंदर अब तुमने क्या किया, खुद उस मोटर को घुमा दिया, तो रिलेटिव मोशन क्रिएट हुआ, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर वो एलईडीज ग्लो कर गई है। समझ में आई है? तो मोटर और जनरेटर कुछ अलग नहीं है। मैकेनिकली अगर हम इनके एपरेटस की बात करें, बेसिकली इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो बिल्कुल सेम है। ऐसा ही तुम्हारा मोटर का वो था अपना जो डायग्राम था, और ऐसा ही तुम्हारे पास जनरेटर का। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास ये है, ये जो कॉइल जिस पे लपेटी हुई, इसको क्या कहते हैं बच्चे, आर्मेचर। ये हमारे पास क्या है, आर्मेचर। जो इसके अंदर ये लगाया हुआ, ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड कर रही है। ये मैग्नेट्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास आ गया साउथ और नॉर्थ पोल जो मैग्नेट्स हैं। इसके अंदर मल्टीपल मैग्नेट्स क्यों लगे हुए, ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहे, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लिंकेज उसके साथ होती रहेगी। तो यहां पर ये हमारे पास आर्मेचर वाली एक कॉइल पकड़ी है हमने। हमने देखा है कि बहुत सारी कॉइल्स हैं इसके अंदर, है ना। तो जितनी ज्यादा कॉइल होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा, उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इन सबको, इन बहुत सारी कॉइल्स को कनेक्ट करके लास्ट में हमने कनेक्ट किससे किया है बच्चे, देखो जब कनेक्ट किया तो दिख रही है सारी कॉइल्स आके यहां से इसके साथ वाइंड अप हो रखी है, दिख रहा है। ये लास्ट में सारी कॉइल्स आके इस वाली चीज के साथ वाइंड अप हो रखी है। अब हमारे पास है क्या, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो ये है, इसमें और इस कंस्ट्रक्शन में एक डिफरेंस है बच्चा। इसके अंदर हमने क्या यूज करी हुई है, ये रिंग्स, ये जो है ये स्लिप रिंग्स हैं। डीसी के अंदर स्प्लिट रिंग्स होती हैं, कम्यूटेटर। ये हमारे पास स्लिप रिंग्स हैं, दो रिंग्स हैं, और उनके साथ कनेक्टेड है ब्रशेस। अब ब्रशेस क्या होते हैं, बेसिकली ग्रेफाइट की हैं, जो कि कॉन्टिन्यूअसली इस घूमती हुई चीज के साथ कनेक्टेड रहेंगी, टच करेंगी, और इनसे आउटपुट एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। क्योंकि डायरेक्ट कोई वायर लगाएंगे तो वो लिपट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी बनाए रखेंगी, फ्रिक्शन मिनिमम होगा ग्रेफाइट के अंदर, और ये कॉन्टिन्यूअसली अपने सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी निकालती रहेंगी और हमारे पास लोड के अक्रॉस आती रहेगी। ये कंसेप्ट समझ में आया, कंस्ट्रक्शन पता चल गया बच्चे सबको, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, रियांश बैठ जाओ बेटा। हाँ जी, तो हमारे पास इसके अंदर क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आर्मेचर एबीसीडी, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड ओवर अ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। डन है, ये दिख रहा है सबको। हाँ जी बच्चा, किसी को अगर दिक्कत लगेगी तो बताना। ये समझ में आ रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके अराउंड हमने इसको इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल्स को लपेटा हुआ है। देन field magnets, north and south poles are pieces of strong magnets. Axis of rotation of armature is perpendicular to the magnetic field. ये भी दिख रहा है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां थी, इसके अंदर अंदर है, तो एक तरह से इधर नॉर्थ इधर साउथ, और इसी के बीच में अपना वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, और इसके अराउंड अगर तुम देखो तो जो कॉइल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो वो अगर रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे, तो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड जा रही है। अगर हम कहें कि नहीं वो ऐसा होता तो ये सर्कुलर है, तो इधर वाली फील्ड इसके परपेंडिकुलर होती। तो किसी ना किसी पोजीशन पे भी, कहीं पे भी रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या है बच्चा, R1 and R2 are the two hollow metallic rings to which two ends of armature coils are connected. These rings rotate with the rotation of coil. And brushes हैं B1 and B2 are the two flexible metal plates of carbon rods, जो कि कॉन्टिन्यूअसली उन स्लिप रिंग्स के साथ घिसती रहेंगी, जिससे कि उसके अक्रॉस आउटपुट वो ऑब्टेन कर सके। थ्योरी एंड वर्किंग, when the armature coil is rotated in strong magnetic field, the magnetic flux linked with the coil changes and the current is induced in the coil and its direction is given by Fleming's right hand rule. Consider the armature to be in vertical position and rotates in anti-clockwise direction. AB moves inward, CD moves outward. अब एक एक करके शुरू करते हैं यहां से। ये देखो,
अगर ये ए बी ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं तुम्हारे तरीके से आता हूं, ये देखो, ये हमारे पास अगर ये कॉइल है, ये कैसे घूमेगा बच्चे, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ये जो ए बी वाला पार्ट है वो बाहर और सी डी वाला पार्ट अंदर जाएगा कि नहीं। अब ए बी वाला पार्ट अगर बाहर आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, साउथ से नॉर्थ, इधर, ठीक है। ये ए बी कहां आ रहा है, इधर, तो करंट कहां जनरेट हुई, नीचे को होगी कि नहीं, ऐसे, समझ रहे हो। इस एरो पे अभी ध्यान मत देना क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। तो ये पता चल रहा है तुम्हें कि अगर ए बी आगे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली करंट डाउनवर्ड हुई। और ऐसे ही ये जो है, अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो सीडी अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो फोर्स उधर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उधर जाएगी, करंट कहां गई, ऊपर गई कि नहीं। तो इसके अंदर से करंट इस तरीके से घूमेगी। लेकिन एक बात बताओ बच्चा, ए बी इधर है, जब ये घूम के इधर आ जाएगा, अब ए बी ऑपोजिट साइड में जाएगा कि नहीं। अब ए बी के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, एक बार करंट घूमी ऐसे, एक बार करंट घूमेगी ऐसे, ए बी के अंदर सिर्फ, होगा कि नहीं। ये बात समझ में आई है। तो हमारे पास हुआ क्या, ए बी मूव्स इनवर्ड, सी डी मूव्स आउटवर्ड। The amount of magnetic flux linked with the coil changes according to Fleming right hand rule. Current induced in AB is from A to B and in CD it is from C to D. ये लगा लोगे अपने आप, है ना। थंब रूल लगा के, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शन निकाल सकते हो कि नहीं। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, यश पता चल रहा है बच्चे। इन एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2। यहां पे कहां से पहुंची है हमारे पास करंट, B1 से होते हुए अपने यहां से गई और पूरा B2 तक हमारे पास करंट आ जाएगी। समझ में आ गई है। इसके बाद हमारे पास है, आफ्टर द रोटेशन ऑफ द कॉइल ए बी इज एट बैक एंड सी डी इज इन द फ्रंट, देयरफॉर ऑन रोटेटिंग फर्दर ए बी मूव्स आउटवर्ड। यही होगा। पहले क्या हो रहा था हमारे पास, अगर ऐसे घूम रहा है, ये ए बी है, ए बी पहले था इनवर्ड जा रहा था, अब यहां जाने के बाद ए बी अब आउटवर्ड आया कि नहीं। एक सेमी सर्कल कंप्लीट करने के बाद अब ये ए बी आउटवर्ड आ रहा है आगे घूमते हुए। तो अब यहां डायरेक्शन क्या चेंज हुई, therefore on rotating further AB moves outward and CD moves inward, the current induced in AB is from B to A, डायरेक्शन स्विच हो गई है, and in CD it is from D to C. In external circuit current flows from B1 to B2. Hence for full cycle rotation current induced is in alternating nature. समझ में आई है। एक बार वो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में गई थी, उसके बाद एक बार वो नेगेटिव साइकिल में गई थी, और ओवरऑल पूरी हमारे पास जो मिलती है, इस तरीके से हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेव हमें मिल जाती है। अब इसमें है क्या, देखो, n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, a एरिया इंक्लोज्ड बाय ईच टर्न ऑफ द कॉइल, b मैग्नेटिक फील्ड, थीटा एंगल विद व्हिच नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एट अ टाइम t। ये सारे ठीक है। अब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज लिंक्ड विद द कॉइल, एन बी डॉट ए, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गया, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ए हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो कॉस थीटा आ गया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना, थीटा को ओमेगा टी लिख लिया। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। एट द इंस्टेंट टी, ई इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी कॉस ओमेगा टी कर दूं, डेरिवेटिव कर दिया फ्लक्स का। डेरिवेटिव किया तो एन बी ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कॉस का हुआ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी में ओमेगा को कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। ये पता है बच्चे, यशी का बच्चा पता चल गया, हाँ जी सबको ये पता चल गया, अश्मित बच्चा की ओमेगा कहां से आया ना, डेरिवेटिव किया सिंपल, और जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो गया साथ में। इंटीग्रेशन होती है डिवाइड होता है, डेरिवेशन होती है डिफरेंशिएशन होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट। तो ई की वैल्यू क्या निकल गई है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आ गई है। जो डेरिवेशन करके, डेरिवेटिव करके बेसिकली जो नेगेटिव आया था वो बाहर वाले नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव बन गया अपने पास। नाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन sin ओमेगा टी इज मैक्सिमम। तो sin ओमेगा टी को अगर मैं मैक्सिमम ले लूं तो ई की वैल्यू ई मैक्स हो जाएगी, जिसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आ गई एन बी ए ओमेगा। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये पता चला, हमने क्या किया, जो एन बी ए ओमेगा है इसको ई नॉट पुट कर दिया यहां पे। देन है बच्चा, करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल टू ई बाई आर,
ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, जिसको आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लेंगे, और आई नॉट की वैल्यू होगी ई नॉट बाई आर मैक्सिमम वैल्यू फॉर करंट। ये क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? देखो इसी के अंदर अगर एग्जाम में आता है तो ये सारे डायग्राम नहीं बना के दिखाने, एक्सप्लेन सारा करना है जितना मैंने लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन हो गई, डेरिवेशन हो गई, और ये जो हमारे पास बन रहा है कि फर्स्ट साइकिल के अंदर वो यहां से इधर तक पहुंचा t/2 तक, और t/2 के बाद वो यहां गया। पहले वो डिक्रीजिंग था, फिर वो इंक्रीजिंग हुआ, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल चलेगा। अगर मैं इसी को इस डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो हमारे पास ये जब रोटेट कर रहा है ए बी से सी डी तक आते हुए, तो ये यहां से आते हुए यहां देखो, जब ए बी पूरा फ्लिप कर गया है ना, 180 डिग्री तक आ गया, यहाँ पे पूरा एक सेमी सर्कल स्विच कर गया, तो ये पूरा यहां से मैक्सिमम वैल्यू से करंट होते हुए रिड्यूस हुआ। इसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, 270 पे मिनिमम और 360 पे वापस 0 पे आ गई। तो ये साइनोसॉइडल वेव आ गई है, यही हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, एग्जाम में आएगा तो सीधा सीधा सा बड़ी वेटेज का क्वेश्चन बन के आएगा ये बोर्ड्स के अंदर। क्लियर है? इसी के साथ हमारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है।